अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसके अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद हम मेजरमेंट्स के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। हमने इसे पिछले लेक्चर में ये देखा कि मेजरमेंट्स के अंदर किस तरह से एरर्स आ सकते हैं और कितनी टाइप के हमारे पास एरर्स होते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर किस तरह से अनसर्टेनिटी मौजूद होती है और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं मेजरमेंट के अंदर, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या रोल होता है अनसर्टेनिटी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पे हमारे पास हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट, किसी भी पैमाइश के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल। ठीक है, इसको गैर यकीनी कहते हैं अनसर्टेनिटी को, कि हमें ये पता ना हो एग्जैक्ट वैल्यू जो है उससे कितना हमें अबहाम मौजूद है कि एग्जैक्ट वैल्यू से कितनी वैल्यू आगे या पीछे हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी या फिर गैर यकीनी। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट मेजरमेंट। एक जो परफेक्ट मेजरमेंट होती है, जब बिल्कुल दुरुस्त जो मेजरमेंट होती है, इस जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। ठीक है, जो भी आप मेजरमेंट करते हैं उसमें गैर यकीनी मौजूद होती है, उसमें गलती गुंजाइश होती है। वेन एवर अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं, एक्सेप्ट काउंटिंग, सिवाय काउंटिंग के। देखें, जब आप काउंटिंग करते हैं तो उस वक्त गलती नहीं हो सकती। आपके सामने जो चीज़ें पड़ी होती हैं वाज़ेह होती हैं। अगर 5 चीज़ें पड़ी हैं तो आप उनको 5 ही काउंट करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने काउंट करते हो कहो 1 2 3 4 5 चीज़ें, 5 पे स्टॉप हो, आप 6 भी साथ काउंट कर दें, आप 4 तक काउंट करें। जहाँ तक चीज़ें मौजूद होती हैं हम उतना ही उनको काउंट करते हैं। तो काउंटिंग के अंदर गलती नहीं होती, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होती। लेकिन काउंटिंग के अलावा जब आप मेजर करते हैं चीज़ों को, काउंट करने के अंदर गलती नहीं होती। याद रखना है, वर्ड्स के ऊपर गौर करें। काउंटिंग के अंदर गलती नहीं होती, लेकिन जो मेजरमेंट होती है उसके अंदर गलती हो सकती है, इसलिए उस मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी भी होती है। देयर इज़ इनएविटेबली, देखिए इनएविटेबली का मतलब है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, ये नागुज़ीर होती है। ठीक है, सम अनसर्टेनिटी, कुछ गैर यकीनी होती है, अबाउट इट्स डिटरमिन्ड वैल्यू, आप इसकी जो वैल्यू मालूम करते हैं उसके अंदर, ड्यू टू सम इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से। देखें, आप जब काउंटिंग करते हैं तो आप सिंपली चीज़ों को गिन लेते हैं, लेकिन जब आपने मेजरमेंट लेनी होती है, आपने जब रीडिंग लेनी होती है, तो आपने उस वक्त कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना होता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से उस मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। दिस अनसर्टेनिटी में बी ड्यू टू यूज़ ऑफ ए नंबर ऑफ रीजन्स, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं इस अनसर्टेनिटी की। वन रीज़न इज़ द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड, इनमें से एक वजह तो ये है कि आप इंस्ट्रूमेंट की या फिर पैमाइश के लिए आप जो आला इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी आप कौन सी टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर अनसर्टेनिटी डिफरेंट होती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका लीस्ट काउंट भी डिफरेंट होता है, क्योंकि लीस्ट काउंट डिफरेंट है, इसीलिए लीस्ट काउंट के डिफरेंट होने की वजह से उनके अंदर अनसर्टेनिटी भी डिफरेंट होती है। वी नो दैट एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कैलिब्रेटेड टू अ सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन, हम जानते हैं कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसको एक मखसूस स्मॉलेस्ट डिवीजन के साथ कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेट करने का मतलब ये है कि उस इंस्ट्रूमेंट को मैच किया जाता है उसके साथ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मीटर रूल है, तो हमें कैसे पता चलेगा इस मीटर रूल के ऊपर हमने कहाँ पे मिलीमीटर के जो निशान है वो लगाने हैं, या फिर कहाँ पे हमने इसकी छोटी से छोटी डिवीजन्स हैं मिलीमीटर की, वो हमने कहाँ पे लगानी है। तो उसके लिए इसके साथ हमें एक और स्टैंडर्ड मीटर रूल रखना पड़ेगा जिसके ऊपर पहले से मिलीमीटर्स लगे होंगे। हमें पता होगा कि मिलीमीटर जो है वो इतने डिस्टेंस को हम कहते हैं। तो उसके साथ मैच करके हम अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो निशान है वो लगाएंगे। इस तरह से मैच करके निशान लगाना या फिर मैच करके उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स करना, इसको हम कहते हैं कैलिब्रेट करवाना। तो आप इस तरह से किसी स्मॉलेस्ट डिवीजन के साथ अपने इंस्ट्रूमेंट को आप कैलिब्रेट करवाते हैं। एंड दिस फैक्ट पुट्स अ लिमिट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और ये जो हकीकत है कि आप उसको किसी छोटी से छोटी डिवीज़न के साथ कैलिब्रेट करवाते हैं, ये उसकी जो एक्यूरेसी है, उसके जो दुरुस्त मेजरमेंट देने की सलाहियत है, उसके ऊपर ये एक हद मुकर्रर कर देती है। क्योंकि छोटी सी छोटी डिवीज़न होती है, उससे छोटी डिवीज़न तो उस इंस्ट्रूमेंट में होती नहीं है, इसीलिए उससे कम जो वैल्यूज़ हैं वो हमें मेजर करके दे नहीं सकता, तो वो फिर अनसर्टेनिटी के अंदर आ जाती है। विच कैन बी अचीव्ड वाइल मेजरिंग विद इट, वो एक्यूरेसी जो आप हासिल कर सकते हैं इसके साथ मेजरमेंट करते हुए। ठीक है, तो इसकी जो मेजरमेंट होती है, जो आप इसकी हेल्प से लेते हैं, उस मेजरमेंट के दौरान जो एक्यूरेसी आती है या फिर एक्यूरेसी का जो दर्जा होता है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है, उसके ऊपर एक हद लग जाती है, क्योंकि उसकी एक कम से कम लिमिट होती है कि इससे कम चीज़ें मेजर कर नहीं सकता। सपोज दैट वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आ रही है
अब मिसाल के तौर पे हम एक सीधी लाइन की लंबाई मालूम करना चाहते हैं विद दी हेल्प ऑफ ए मीटर रूल, एक मीटर रूल की हेल्प से कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर्स, जिसके ऊपर जो निशान है वो मिलीमीटर्स के अंदर है। लेट द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज बिटवीन 10.3 सेंटीमीटर एंड 10.4 सेंटीमीटर मार्क्स। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है हमारी स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा मीटर रूल है, ठीक है। ये मैं ऐसे अंदाजे पे इसकी लंबाई बना रहा हूँ, ये इससे मुख्तलिफ होगी लंबाई इसकी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है 10.3 सेंटीमीटर और ये आपके पास जो मार्क है ये वाला, ये है आपके पास 10.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10.3 और 10.4 इनके दरमियान जो है ये एंड पॉइंट है आपकी स्ट्रेट लाइन का। अब देखें ये मैंने बनाया है मिलीमीटर्स, ये 1 मिलीमीटर की डिवीज़न है, ये उससे अगली मिलीमीटर की डिवीज़न है। अब देखें वैसे हकीकत में इतनी दूर दूर डिवीजन्स नहीं होती है, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे बनाई है। अब मिसाल के तौर पे आपकी जो ये स्ट्रेट लाइन है इसका ये जो एंड है या फिर इसका ये जो किनारा है ये इन दो डिवीजन्स के दरमियान में है। अब देखें ना ये इधर है इस डिवीज़न के ऊपर, ना ये इस डिवीज़न के ऊपर है, तो इसके लिए रूल ये है कि जो सेंटर है इन दोनों डिवीजन्स का ये फिर आपने देखना है। अगर तो ये लाइन का जो एंड है जो इसका किनारा है ये सेंटर को क्रॉस कर जाता है इस तरफ, तो उसके बाद आपने ये डिवीज़न कंसिडर करनी है। अगर तो ये सेंटर से पीछे है तो उसके बाद आपने पिछली जो डिवीज़न है इसको कंसिडर करना है। यही बात यहाँ पे वो कह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है बाई कन्वेंशन इफ़ द एंड ऑफ द लाइन डज नॉट टच और क्रॉस द मिड पॉइंट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न। अब देखें जो मिड पॉइंट है इन दोनों डिवीज़न के दरमियान, अगर ये उस मिड पॉइंट को जो एंड वाला किनारा है लाइन का वो उसको ना टच करता है ना उसको ये आगे क्रॉस करता है, हाफ से ज़्यादा होता है ना ये, तो फिर क्या होगा, द रीडिंग इज़ कन्फाइंड टू द प्रीवियस डिवीज़न। तो उसके बाद आप जो रीडिंग लेंगे वो जो पिछली डिवीज़न होगी वो रीडिंग होगी, जो कि हमने यहाँ पे पहले समझ लिया है। इन केस द एंड ऑफ द लाइन सीम्स टू बी टचिंग और हैव क्रॉस्ड द मिड पॉइंट। अच्छा देखें इस सूरत हाल के अंदर कि जो एंड पॉइंट है आपकी लाइन का या फिर लाइन का जो किनारा है वो अगर आपको नज़र आ रहा हो कि टच कर रहा है मिड पॉइंट को या फिर मिड पॉइंट को वो क्रॉस कर गया आगे की तरफ चला गया, तो उस वक्त द रीडिंग इज़ एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट डिवीज़न। तो उसके बाद आपके पास जो अगली डिवीज़न है आप कहते हैं कि ये असल में रीडिंग है, ठीक है। थस इन दिस एग्जाम्पल, तो इस मिसाल के अंदर द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज़ प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है वो है प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। अब देखें 0.05 का क्या मतलब है, पहले आप ये देखें 0.1 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा जो कि 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसको आप अगर फर्दर 2 के ऊपर डिवाइड करवा दें तो ये फिर बनता है 0.05 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है आधा मिलीमीटर। अब देखिए वहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाई थी वहाँ भी हमारे पास सारी गेम आधे मिलीमीटर की थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन थी और यहाँ पे हमारे पास एक डिवीज़न थी, इधर हमारे पास ये अगली डिवीज़न, ये हमारे पास है 10.3 और ये हमारे पास है 10.4। यहाँ पे हमारे पास है मिड पॉइंट। हमने ये कहा था अगर मिड पॉइंट से ये पीछे हो तो आपने फिर ये डिवीज़न कंसिडर करनी है, मिड पॉइंट से आगे हो तो फिर आपने ये डिवीज़न कंसिडर करनी है, मिड पॉइंट को टच कर रही हो तो उस वक्त भी आपने अगली ही डिवीज़न कंसिडर करनी है। यहाँ पे देखें टोटल डिस्टेंस तो आपके पास है 1 mm, लेकिन मिड पॉइंट से एक डिवीज़न का जो डिस्टेंस है वो है 1/2 mm। तो इस साइड के ऊपर जो अनसर्टेनिटी है वो आपके पास है 1/2 mm या फिर 0.05 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि ये प्लस भी हो सकती है अनसर्टेनिटी, यानी कि अगर मिड पॉइंट को आपकी लाइन का किनारा क्रॉस कर गया तो आपने फिर प्लस वाली लेनी है, अगर मिड पॉइंट से पीछे रह गया तो उस वक्त आपने माइनस वाली अनसर्टेनिटी लेनी है। इट इज़ इन फैक्ट इक्विवेलेंट टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। ये असल में जो अनसर्टेनिटी है ये बराबर है 0.1 सेंटीमीटर के, इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो कि इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर है। अब देखिए यहाँ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया है। इट इज़ इन फैक्ट इक्विवेलेंट टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा आपके पास जिसकी हेल्प से आप मेजरमेंट ले रहे होंगे उस इंस्ट्रूमेंट का जो भी लीस्ट काउंट होगा वही आपकी मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था उसका लीस्ट काउंट था 0.1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 1 मिलीमीटर। लेकिन यहाँ पे उन्होंने आधा मिलीमीटर क्यों लिख दिया, फिर 0.05 सेंटीमीटर क्यों उन्होंने अनसर्टेनिटी बताई, उसकी वजह आगे लिखी हुई है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये जो अनसर्टेनिटी हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी है उसके लीस्ट काउंट के बराबर, इसको उन्होंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स के अंदर, हाफ अबव
एंड हाफ बिलो दी रिकॉर्डेड रीडिंग। अब जो आपके पास रीडिंग है इसे आधी जो है वो आगे ले रहे हैं अनसर्टेनिटी, आधी जो अनसर्टेनिटी है वो ये पीछे ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने याद ये रखना है, जो पॉइंट आपका याद रखने वाला है वो ये है कि जो भी आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसका जितना लीस्ट काउंट होगा वही आपके पास अनसर्टेनिटी की वैल्यू होगी। ठीक है, इतना आपने ये पॉइंट याद रखना है। अगर तो आपके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट आ जाए आपके पास 1 मिलीमीटर, तो आपके पास जो मेजरमेंट्स होंगी उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसकी अनसर्टेनिटी होगी 1 मिलीमीटर। अगर आपके पास मेजरमेंट आप ले रहे हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट आपके पास है 0.1 mm, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर, तो इतनी ही उसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी उन मेजरमेंट्स के अंदर जो आप इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि अनसर्टेनिटी जो होती है किसी भी मेजरमेंट के अंदर वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होती है जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम वो मेजरमेंट ले रहे होते हैं। तो ये एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है दी अनसर्टेनिटी इन स्मॉल लेंथ। अब जो छोटी लंबाइयाँ होती हैं उनके अंदर जो अनसर्टेनिटी है सच एज डायामीटर ऑफ ए वायर। मिसाल के तौर पे एक जो तार है उसका डायामीटर ले लें। ठीक है, डायामीटर का क्या मतलब है, एक आपके पास ये तार है, इसको अगर आप यहाँ से काटें और सामने से देखें तो आपको इस तरह से गोल इसका सिरा नज़र आएगा। ठीक है, गोल किनारा नज़र आएगा, इसको आप क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको आप डायामीटर इसका कहते हैं। तो जो डायामीटर है ये छोटी लेंथ होती है तार का डायामीटर। इस तरह की जो लंबाइयाँ हैं इनके अंदर भी अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, तो आप इन अनसर्टेनिटीज़ को कम कैसे कर सकते हैं उसका मेथड यहाँ पे वो बता रहे हैं। इस तरह की जो रीडिंग्स होती हैं जैसे कि एक तार का डायमीटर एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर वक्त का एक शॉर्ट दौरानिया, कैन बी रिड्यूस्ड फर्दर, आप इस अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स, आप रीडिंग्स एक से ज़्यादा ले लें, मल्टीपल रीडिंग्स ले लें, एंड देन फाइंडिंग एवरेज वैल्यू, और उसके बाद ये जो आपने रीडिंग्स ली हैं आप इनकी एवरेज वैल्यू फाइंड कर लें। देखें एवरेज वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हैं, उसका मेथड ये है कि आपने अगर किसी भी चीज़ की 30 रीडिंग्स ली हैं तो आपने उन 30 की 30 रीडिंग्स को आपस में ऐड करना है और डिवाइड करवा देना है आपने 30 के ऊपर। ठीक है, जितनी रीडिंग्स हैं सबको आपने ऐड कर देना है, उनकी जो टोटल तादाद है उसके ऊपर आपने उनको डिवाइड करवाना है, तो आपके पास एक एवरेज आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर the average time of one oscillation of a simple pendulum is usually found by measuring the time for 30 oscillations। मिसाल के तौर पे अगर आपने सिंपल पेंडुलम की एक ऑसिलेशन जो है उसका अगर आपने एवरेज टाइम निकालना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उसकी 30 ऑसिलेशंस हैं उनका टाइम लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार आप ऑसिलेशन कंप्लीट करवाने के बाद टाइम नोट करेंगे, उसके बाद नोट करेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करे, 30 बार जब वो ऑसिलेट कर ले आप वो टाइम नोट करें और उसके बाद आप उसकी एवरेज ले लें, या फिर उसको आप 30 के ऊपर डिवाइड करवा दें तो आपके पास एक जो ऑसिलेशन है उसका टाइम आ जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे बल्कि मेथड लिखा हुआ है। तो ये जो एक आपके पास ऑसिलेशन है इसका टाइम मेजर करने के लिए इज़ यूजुअली फाउंड बाय मेजरिंग द टाइम फॉर 30 ऑसिलेशंस। ठीक है, जो 30 ऑसिलेशंस हैं इनका टाइम आप मेजर करते हैं, उसके बाद 30 से डिवाइड करवाते हैं, तो आपके पास जो एक ऑसिलेशन है सिंपल पेंडुलम की उसकी आपके पास वैल्यू है, फिर उसका टाइम आ जाता है। देखें किस तरह से ऑसिलेट होगा सिंपल पेंडुलम, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक स्पॉट होती है, इसके साथ नीचे एक स्ट्रिंग लटकी होती है, यहाँ पे इसके साथ एक वेट होता है जिसको आप बॉब कहते हैं, और ये वेट इधर भी मूव करता है और उसके बाद यहाँ से जब ये वापस आता है इस तरफ तो फिर ये इधर को ऐसे चला जाता है। ठीक है, इस तरह से मूव करता है। यहाँ पे इसकी होती है मेन पोजीशन ये वाली। ठीक है, यहाँ से ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, फिर जब वापस ये मेन पोजीशन के ऊपर आता है तो इसकी एक ऑसिलेशन मुकम्मल होती है। ठीक है, या फिर एक इसकी वाइब्रेशन वो मुकम्मल होती है। तो इस तरह से अगर आपने एक ऑसिलेशन का टाइम फाइंड करना है कि एक ऑसिलेशन कितने टाइम में ये कंप्लीट कर रहा है, तो उसके लिए आपने 30 ऑसिलेशंस का जो टाइम है वो फाइंड कर लेना है, 30 के ऊपर उसको डिवाइड करवाना है, तो आपके पास एक ऑसिलेशन का जो टाइम है वो आ जाएगा। The uncertainty or accuracy in the value of a measured quantity can be indicated conveniently by using significant figures। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है significant figures का, इनको इस्तेमाल करते हुए, significant figures को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी measured quantity के अंदर जो uncertainty है या फिर उसकी जो accuracy है उसको आप जाहिर कर सकते हैं। आप किस तरह से आप जाहिर कर सकते हैं वो हम देखेंगे अपने इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बॉक्स के अंदर एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, इसको भी देख लेते हैं। अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि डिजिट्स के अंदर आपको मेजरमेंट्स दिखाते हैं, उनके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे शो होती है।
सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ डिजिटल स्केल। अब जो जदीद आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका जो स्केल है वो डिजिटल है। इसका मतलब ये कि डिजिट्स के अंदर आपको वो मेजरमेंट दिखाते हैं, यानी कि आदाद के अंदर या नंबर्स के अंदर आपको वो मेजरमेंट शो करते हैं। वी यूजुअली एस्टिमेट वन डिजिट बियॉन्ड व्हाट इज़ सर्टेन, यानी कि जो हमें यकीन है जिस डिजिट के ऊपर, उससे हम एक डिजिट आगे जो है उसका अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे डेसिमल के बाद हमें यकीन है कि 2 डिजिट्स जो डेसिमल के बाद हैं वो कन्फर्म है, तो उसके बाद हम करेंगे क्या कि जो तीसरा डिजिट होगा वो भी हम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास 4 है, तो हम इस तरह से जो 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद ये ले लेंगे। अगर 2 हमें श्योर हैं तो तीसरा जो है अनसर्टेन, जो पहला अनसर्टेन है वो भी हम ले लेंगे। ठीक है, और जो पहला अनसर्टेन है ये पता हमें कैसे चलेगा कि ये अनसर्टेन है, उसका भी आगे पॉइंट बताया हुआ विद डिजिटल स्केल। जो डिजिटल स्केल है उसके साथ दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन फ्लक्चुएशन ऑफ द लास्ट डिजिट। अब जो लास्ट डिजिट है उसके अंदर हो रही होती है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब है कि उसकी जो वैल्यू होती है लास्ट डिजिट की वो ऊपर नीचे हो रही होती है, वो फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपके पास डेसिमल के बाद हैं 3 डिजिट्स 2 3 4। अब ये 2 और 3 जो हैं ये तो रहेंगे फिक्स जब आप मेजरमेंट ले रहे होंगे, लेकिन ये जो 4 है ये कभी 5 हो रहा होगा, कभी ये 3 हो रहा होगा, कभी ये 2 हो रहा होगा, कभी ये 7 हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि 4 जो है इसकी वैल्यू कभी ऊपर जा रही होगी कभी नीचे आ रही होगी, तो इसके अंदर होगी फ्लक्चुएशन। ये होगा अनसर्टेन और ये जो पहले 2 हैं ये होंगे सर्टेन। तो इस तरह से जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है आखिरी डिजिट की, उसको देख के आप ये बता सकते हैं कि ये कितनी दुरुस्त हमें मेजरमेंट दे रहा है, या फिर डेसिमल के बाद हमने कितने डिजिट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है इसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए हमने ये देखा कि जब आप काउंट करते हैं चीज़ों को तो उस वक्त काउंटिंग के अंदर कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए काउंटिंग के अंदर अनसर्टेनिटी भी मौजूद नहीं होती। लेकिन जब आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की वजह से उसकी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है, और ये अनसर्टेनिटी दर हकीकत उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ही बराबर होती है। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारे पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके अंदर हम किस तरह से शो करवाते हैं अनसर्टेनिटी को। और उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे जो लास्ट डिजिट होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, इसके अंदर होती है फ्लक्चुएशन, इसको देख के हमें पता चलता है कि ये अनसर्टेन है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो अनसर्टेनिटी होती है स्मॉल मेजरमेंट्स के अंदर, जैसे कि वायर का डायमीटर है या फिर शॉर्ट टाइम इंटरवल्स जब आपने फाइंड करने होते हैं या कैलकुलेट करने होते हैं, तो उस वक्त आप जो है वो मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं और उसके बाद उनकी आप एवरेज लेते हैं, तो इस तरह से आप अनसर्टेनिटी को कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो टॉपिक है इसको डिटेल में कवर करेंगे।